नमस्कार मित्रों, टॉपिक्स विद अर्पित में आपका स्वागत है। आज हम मूल अधिकारों में अनुच्छेद 15 से अपनी कक्षा की शुरुआत करेंगे। अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर जो भेदभाव किया जाता था देश में, उनका निषेध किया गया है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है, इसमें धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भी यदि भेदभाव होता है तो उसको रोका गया है। जैसे आजकल हरियाणा ने एक बार कानून बनाया था कि 75% नौकरियों में वहीं के लोगों को आरक्षण होगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया क्योंकि यह अनुच्छेद 15 का उल्लंघन करता है। इसमें क्लॉज देखते हैं। इसके क्लॉज 1 में है, राज्य किसी नागरिक के खिलाफ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि हम याद रखें कौन कौन सी चीज़ें हैं। धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान, इनके आधार पर किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। दूसरे उपखंड में सार्वजनिक स्थानों जैसे कुएं, सड़क, दुकानों तक भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे कुछ जगहों पर जो ऐसी कम्युनिटी के लोग थे उनके साथ भेदभाव हुआ करता था, उन्हें कुएं से पानी नहीं पीने दिया जाता था, तो उस सब का भी निषेध इस उपखंड में किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई उपखंड है जो यूपीएससी पूछ लेती है कभी कभी, वह है उपखंड 3। इसमें महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष उपबंध करने की अनुमति दी गई है राज्य को। यानी महिलाओं के हित में और बच्चों के हित में कोई कानून बना सकते हैं। जैसे आपको पता होगा NCPCR एक संस्था बनी है बच्चों के लिए, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स ये संस्था बनी है बच्चों के लिए। तो ये विशेष प्रावधानों की अनुमति आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 से हमें प्राप्त होती है। चौथा उपखंड है आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4। इसमें सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति दी गई है। सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, OBC। आपको पता होगा कि आरंभ में जब राज्य सरकारों ने, केरला आदि ने जो पिछड़े वर्ग थे जैसे SC ST कम्युनिटी के लिए शिक्षा में आरक्षण लागू कर दिया, तो मद्रास हाईकोर्ट ने उसको रद्द कर दिया क्योंकि चंपकई दोरई राजन जो केस था उसमें कोर्ट ने कहा कि मूल अधिकार हमेशा प्रिवेल करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के ऊपर। तो नेहरू जी ने SC ST कम्युनिटी के आरक्षण की रक्षा के लिए पहला संशोधन किया संविधान में, जिसके द्वारा आर्टिकल 15 क्लॉज 4 ऐड किया गया। इसमें कहा गया कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं जैसे SC ST, उनके लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। किंतु बाद में कुछ समय बाद एक और संशोधन हुआ जिसमें SC ST के साथ OBC को भी जोड़ दिया गया। ठीक है, उसको हम आगे देखेंगे। इस तरह चंपकई दोरई राजन केस में जो कहा गया था उसको नेहरू जी ने पहले संशोधन के द्वारा चेंज किया। और एक ये है आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 5। इसमें निजी शैक्षणिक संस्थानों में SC ST और OBC के लिए आरक्षण की अनुमति दी गई है। आपको पता होगा कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि निजी संस्थानों में आरक्षण नहीं है। हमें ये याद रखना चाहिए कि आर्टिकल 15(5) में जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं एजुकेशन के लिए, उनमें SC ST और OBCs के लिए भी आरक्षण की अनुमति दी हुई है। ये 2005 में एक संविधान संशोधन किया गया था, उसके द्वारा ऐसा प्रावधान किया गया। यह जो प्रावधान है SC ST OBC वाला, निजी शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण वाला, यह जोड़ा गया है 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, जो 2005 में किया गया है। ठीक है, इससे पहले SC ST के लिए तो था पर OBCs के लिए नहीं था। इसके द्वारा समाज में समानता और समावेशिता को बढ़ावा देना उद्देश्य था। हम केसेस देखेंगे जो भी मैंने आपको बताया था पहले। स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दोरई राजन केस 1951 में हुआ था। यहाँ जातिगत आरक्षण को 15(1) के खिलाफ माना गया, इसलिए पहले संशोधन के द्वारा 15(4) जोड़ा गया। ठीक, नवतेज सिंह जौहर केस आपको पता होगा। इसके द्वारा जो समलैंगिक लोग होते हैं LGBT कम्युनिटी के, उनको भेदभावपूर्ण व्यवहार उनके साथ ना हो, इसको 15 आर्टिकल 15 के अंतर्गत माना गया और समलैंगिकता को अपराध से खत्म किया गया, यानी समलैंगिकता को अपराध नहीं माना जाएगा। और एक महत्वपूर्ण केस जो हमने पहले ही पढ़ा था, इंदिरा साहनी केस,
उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओबीसी के लिए जो 27% आरक्षण है वो वैध है, किंतु 50% की लिमिट क्रॉस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब अनुच्छेद 16 देखते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इसमें लोक नियोजन यानी नौकरियों में आरक्षण की बात यहीं से प्रकट होती है। इसका विवरण है सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर प्रदान करना। पहला उपखंड इसमें कहा गया है लोक नियोजन में सभी को समान अवसर प्राप्त होंगे, यानी किसी के भी साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, रेस आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक, जैसे कोई व्यक्ति पेपर देकर नौकरी प्राप्त करेगा तो उसमें धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। यह आर्टिकल 16 से हमें प्राप्त होता है। एक अनुच्छेद 16 का सब क्लॉज 3, इसमें संसद को निवास के आधार पर विशेष प्रावधान बनाने की शक्ति है। अभी आपने ऊपर देखा था कि निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये देखा आपने, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, किंतु अनुच्छेद 16 सब क्लॉज 3 में संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह निवास के आधार पर विशेष प्रावधान करने की शक्ति रखती है। यानी जैसे कोई जनजातीय क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों के लोगों के लिए प्रावधान किया जा सकता है कि वहाँ के लोग ही वहाँ नौकरी करेंगे। तो ये कानून राज्य नहीं बनाएंगे, कौन बनाएगा? संसद। उपखंड 4, इसमें पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की अनुमति दी गई है। पिछड़े वर्ग कौन से? ओबीसी, एससी, एसटी, इनके लिए आरक्षण की अनुमति दी गई है। कौन से अनुच्छेद से? अनुच्छेद 4 के द्वारा ओबीसी, एससी, एसटी आदि के लिए आरक्षण की अनुमति दी गई है। तो यहीं से आरक्षण की शुरुआत होती है, आपको पता होगा। ठीक, ये जो अनुच्छेद है इसी के आधार पर सबसे पहले काका कालेलकर समिति का गठन हुआ था। इसने रिपोर्ट दी, वो कभी सार्वजनिक नहीं की गई। उसके बाद मोरारजी देसाई की सरकार में मंडल आयोग का गठन हुआ, लेकिन उनकी सरकार गिर गई और इंदिरा गांधी जी ने इसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की। किंतु बीपी सिंह की सरकार में उन्होंने मंडल आयोग की रिपोर्ट जो थी 27% ओबीसी आरक्षण वाली, उसको लागू कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं अगला अनुच्छेद उपखंड 4A। ये 4A है, इससे आपको समझ में आ रहा हो ये किसी संशोधन से जोड़ा गया है। तो ये जो है आर्टिकल 16(4)A जोड़ा गया है 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1995। ऐसा क्यों किया गया? आपको पता होगा, सुप्रीम कोर्ट ने जो इंदिरा साहनी केस था उसमें ये कह दिया था कि एससी एसटी जो समुदाय के लोग हैं उनको पदोन्नति में कोई आरक्षण नहीं दिया जाएगा। तो सरकार ने उनको पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने के लिए 77वां संविधान संशोधन किया और 4A सब क्लॉज जोड़ा गया, जिसके द्वारा उन्हें पदोन्नति में आरक्षण प्रदान किया जाता है। उसके बाद 4B में कुछ अन्य प्रावधान किए गए जो 81 अमेंडमेंट के द्वारा 2000वीं सन में किए गए। इसमें क्या था? इसमें बैकलॉग को 50% आरक्षण से बाहर रखा गया। इन दोनों जो क्लॉज जोड़े गए, इनका मुख्य कारण था, क्या मुख्य कारण था इनका? इंदिरा साहनी केस। इंदिरा साहनी केस के कारण ही ये दोनों जोड़े गए। अब इंदिरा साहनी केस में कह दिया गया था कि 50% की सीमा क्रॉस नहीं होगी, किंतु ऐसा होता था कि एससी एसटी कम्युनिटी के लोग जो थे उनकी सीटें खाली रह जाती थी। जैसे सीटें आई हैं 700 और पेपर देकर पास हुए केवल 600, तो 100 सीट तो खाली रह गई। तो उन 100 सीटों को अगली बार के एग्ज़ाम में जोड़ा जाएगा, तो 50% से ऊपर आरक्षण क्रॉस कर जाएगा, तो उसको अवैध नहीं माना जाएगा। इसके लिए सब क्लॉज 4 भी ऐड किया गया। ठीक है, अभी हमने एक आर्टिकल मिस कर दिया, उसको हम आगे देखेंगे, पहले हम इसको पूरा कर लेते हैं। सब क्लॉज 5 में
धार्मिक संस्थानों में नियुक्ति के लिए विशेष प्रावधान किए गए कि वहीं के उसी धर्म के लोग नियुक्त होंगे। इसमें जो महत्वपूर्ण एक क्लॉज है जिसको हमने मिस कर दिया है, इसमें नोट नहीं हो पाया है, मैं आपको बता देता हूँ। पहला तो है यहाँ पर आर्टिकल 15 में 15(5) के बाद एक आपको पता होगा 103rd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था, जिसके द्वारा EWS को आरक्षण दिया गया था। तो आर्टिकल 15(6) जोड़ा गया। इसके द्वारा शैक्षणिक संस्थान चाहे निजी हों चाहे प्राइवेट, चाहे निजी हों चाहे सरकारी, दोनों में ही रिजर्वेशन EWS कम्युनिटी को दिया गया। और दूसरा जोड़ा गया आर्टिकल 16(6), इसके द्वारा नियोजन यानी नौकरियों में EWS को आरक्षण दिया गया। आप समझ गए होंगे ये अनुच्छेद, ये जो दोनों उपखंड जोड़े गए 103वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए। ये मैंने नोट्स में ऐड नहीं कर पाया था, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं इससे जुड़े हुए सुप्रीम कोर्ट के केसेस। पहला केस है देवदास बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1964। इसमें जो उचित वर्गीकरण के आधार पर आरक्षण को वैध बताया गया। ठीक है, M नागराज केस जो अभी हाल ही का, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 16(4)(a) को वैध माना, लेकिन डेटा और समीक्षा की शर्त लगा दी साथ में। जनरल सिंह केस 2018 में अभी हुआ था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SC ST पर तो क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा, किंतु यदि पदोन्नति में आरक्षण दिया जाता है SC ST को, तो उसमें क्रीमी लेयर का प्रावधान सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। ठीक है, और अभी हाल ही में एक और केस हुआ था दविंदर सिंह केस, उसके बारे में हम बाद में देख लेंगे, मैं भी आपको थोड़ा सा इन्फॉर्म कर देता हूँ। हाल ही में एक केस हुआ है दविंदर सिंह केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SC ST में भी क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए। याद रखिए, क्रीमी लेयर लागू होगा नहीं, क्रीमी लेयर होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी है, सरकार चाहे तो यहाँ भी क्रीमी लेयर लागू करे। और दूसरा महत्वपूर्ण बात इसमें ये है कि SC ST का भी विभाजन हो सकता है, वर्गीकरण में विभाजन किया जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट का केस अभी जो हाल ही में हुआ है पिछले साल। ठीक है, इसको हम आगे पढ़ लेंगे। अब एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 17। इसमें अस्पृश्यता के उन्मूलन का प्रावधान है। यह अस्पृश्यता को किसी भी रूप में लागू करने को निषिद्ध करता है और इसे दंडनीय अपराध बनाता है। ठीक है, इसके आधार पर बाद में सरकार ने SC ST एक्ट जिसे हम कहते हैं वह बनाया, जिसमें नॉन बेलेबल ऑफेंस के द्वारा यदि कोई अपराध करता है SC ST समाज के प्रति तो उसको दंड दिया जाता है। अब हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के केसेस। पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1982। इसमें कहा गया कि इसमें कोर्ट ने कहा सामाजिक भेदभाव को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया है कोर्ट ने इसमें। दूसरा है सफाई कर्मचारी आंदोलन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो मैनुअल स्कैवेंजिंग है यानी मेला ढोने की प्रथा जो है वह भी अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता मानी जाएगी। अब एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो है आर्टिकल 18। इसमें उपाधियों का उन्मूलन किया गया। उपाधि क्या होती है? जैसे आपको पता होगा अंग्रेज़ों के समय में नाइटहुड की उपाधि दी जाती थी, सर की उपाधि दी जाती थी, कैसर हिंद की उपाधि दी जाती थी। ये सारी उपाधियां जो हैं वो स्वतंत्रता के बाद निर्मूल कर दी गई संविधान के द्वारा। किंतु जो सैन्य उपाधियां जैसे जनरल है, मेजर जनरल है, लेफ्टिनेंट जनरल है, ये और शैक्षणिक उपाधियां जैसे डॉक्टर, PhD डॉक्टर वगैरह वगैरह इनको निरस्त नहीं किया गया है। इसको उपखंड देखते हैं। पहला है इसमें कहा गया है राज्य कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। दूसरा है राज्य नागरिक विदेशी उपाधि स्वीकार नहीं करेंगे। और तीसरा है विदेशी उपाधि स्वीकार करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। अभी आपने सुना होगा PM मोदी को 25 से अधिक देशों ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिए हैं, तो उन्होंने जो प्राप्त किया है वो राष्ट्रपति की अनुमति से ही प्राप्त किया होगा। ठीक है। और चौथा है उपाधियों का दुरुपयोग निषिद्ध है, यानी उपाधियों का कोई दुरुपयोग नहीं करेगा यदि किसी को प्राप्त होती हैं तो। अब एक प्रश्न उठता है यहाँ पर, जो सरकार वर्ष में एक बार भारत रत्न देती है, पद्म विभूषण प्रदान करती है, पद्म भूषण प्रदान करती है, पद्मश्री प्रदान करती है,
क्या इन्हें भी उपाधियाँ माना जाएगा? इन्हें उपाधियाँ नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक केस में कहा था कि भारत रत्न, पद्म भूषण और पद्मश्री ये तीनों ही उपाधियाँ नहीं हैं, ये सम्मान हैं और इनको अपने नाम के आगे जोड़ने की इजाज़त नहीं दी गई है। ठीक है, ये केवल एक सम्मान है, इनको उपाधियाँ हम नहीं मानेंगे। क्लियर हो गया आपको? और इससे जो संबंधित केस मैंने जो ये आपको बताया, बालाजी राघवन केस, इसी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पद्म पुरस्कारों को उपाधि नहीं माना जाए क्योंकि ये सम्मान है। अब हमने समानता के अधिकार को कंप्लीट कर लिया है। अब कल से हम देखेंगे आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, अगली कक्षा में मिलते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हमें अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।